you? I hope all are fine. So in today's video we will discuss about PF Act 1952. अभी ये जो एक्ट होता है इसे मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट भी कहा जाता है 1952. इसमें प्रोविडेंट फंड 1952, पेंशन फंड 1995 एंड EDLI इंश्योरेंस फंड 1976 ये थ्री एक्ट कवर होते हैं जिसमें PF एक्ट या मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट कहा जाता है. प्रोविडेंट फंड का 12% जो होता है वो एम्प्लॉय की तरफ से होता है एंड 12% एम्प्लॉयर की तरफ से. 1% जो होता है उसे एडमिन चार्जेस कहा जाता है. पेंशन फंड को प्रोविडेंट फंड में इसलिए इंक्लूड किया है ताकि अगर एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है मतलब आफ्टर 10 ईयर्स और एट द एज ऑफ 58 उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए पेंशन फंड इसमें इंक्लूड किया है. EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयज डेथ, जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसी केस में ये EDLI फंड एम्प्लॉयज़ के नॉमिनी को मिलता है, जिसमें मिनिमम अमाउंट होती है 2.5 लाख एंड मैक्सिमम होती है 6 लाख. PF एक्ट कहाँ कवर होता है? सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो. ये एक्ट जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे ये PF एक्ट एप्लीकेबल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पे अगर ये PF एक्ट एप्लीकेबल हो गया और उसके बाद अगर कोई 2 या 3 एम्प्लॉय छोड़ के जाते तो 17 एम्प्लॉय बचते, तो ऐसा नहीं है कि ये PF एक्ट एप्लीकेबल उसके बाद होना बंद हो जाए. अगर 20 से कम भी एम्प्लॉय हो जाते हैं तो भी ये PF एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है. बिकॉज जब हमने PF के लिए अप्लाई किया था ऑर्गेनाइजेशन में, जब PF रजिस्ट्रेशन किया था तब ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉयज़ थे. दूसरी केस इसमें ये होती है कि अगर मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 17 एम्प्लॉयज़ है या 15 एम्प्लॉयज़ है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि उनको ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल करवाना है या नहीं करवाना है. बिकॉज इसमें कोई ऐसे ये कंपलसरी नहीं होता है कि ये एक्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल करवानी है. बिकॉज जो मिनिमम एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में 20 होना मैंडेटरी है. एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 15 या 10 एम्प्लॉय है फिर भी मैं अपने एम्प्लॉय का PF डिडक्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में वो फिर वॉलंटरी बेनिफिट में जाता है. उसके लिए वॉलंटरी PF कहा जाता है. ओके. और जहाँ ये PF एक्ट एप्लीकेबल होता है वहाँ पे अप्रेंटिस एक्ट कवर नहीं होता है. अप्रेंटिस एक्ट 1961 कवर नहीं होता है. अभी जैसे अगर PF एक्ट में अगर 20 एम्प्लॉयज़ अगर मैं काउंट करूँगी जहाँ पे PF एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी ब्रांच के मिला के अगर 20 एम्प्लॉय भी होते तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है. ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे 20 एम्प्लॉयज़ होना ज़रूरी है. ओके. नेक्स्ट है एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 है. जिस भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 है वो एम्प्लॉय ये एक्ट में कवर्ड एम्प्लॉय माना जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी सैलरी 15,000 के ऊपर है वो ये एक्ट में कवर नहीं होते. इसमें 2 कंडीशन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी, इसका जो सेलिंग अमाउंट है वो 15,000 है. गवर्नमेंट ने जो सेलिंग अमाउंट एप्लीकेबल किया है वो 15,000 की है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 से मतलब नीचे है, जैसे कि 10,000 है, ओके, तो भी उनका PF डिडक्ट होगा बट वो 10,000 पे होगा. ओके. तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी सेलिंग अमाउंट पे उनका PF डिडक्ट कराना चाहती है या एक्चुअल सैलरी है उस पर. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगर 18,000 है, तो अगर कंपनी चाहती है या ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उस
एम्प्लॉय की सैलरी उस एम्प्लॉय का पीएफ अगर वो एक्चुअल पे डिडक्ट करना चाहती है तो करवा सकते हैं, जैसे कि 19,000 पे भी वो या 20,000 एक्चुअल जो उसकी सैलरी उस पर वो पीएफ डिडक्ट करवा सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप समझ लो कि ये हो गया फर्स्ट चीज। हाँ, इसमें जो पीएफ अकाउंट होते हैं, पीएफ का जैसे आपको मैंने बता दिया कि पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय साइड 12%, एम्प्लॉयर साइड 12% एंड 1% जो होता है वो एडमिन चार्जेस होता है, जिसमें अकाउंट नंबर जो 1 होता है उस पर आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर साइड की एम्प्लॉयर साइड और एम्प्लॉय साइड पीएफ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अकाउंट नंबर 1 जो होता है वो पेंशन फंड होता है, जिसमें एम्प्लॉय का जो पीएफ होता है वो 12% डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर का जो होता है 12 माइनस 8.33। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे पीएफ का, वो एम्प्लॉयर जो पीएफ का उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 12% माइनस 8.33 इक्वल्स टू 3.67 ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। मतलब जैसे पीएफ एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना होता है 3.67%। देन अकाउंट नंबर 2 होता है जिसे कहा जाता है पीएफ एडमिन चार्जेस, वो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है 0.5%। देन अकाउंट नंबर 10 इट इज़ कॉल्ड पेंशन फंड जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 8.33%। देन अकाउंट नंबर 21 EDLI फंड जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.5%। तो टोटल एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1% एडमिन चार्जेस और 12% पीएफ का, जिसमें टोटल होता है 13%। ओके, पहले था अकाउंट नंबर 22 EDLI एडमिन चार्जेस जो कि अभी नील हो चुका है। तो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का होता है 3.67%। देन उसमें से पेंशन फंड का होता है 8.33%। तो टोटल हो जाता है वो 12% और 0.5% एंड 0.5% पीएफ एडमिन चार्जेस एंड EDLI फंड। ओके, ये मिला के हो जाता है टोटल 1%। तो दैट इज, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं टोटल 13%। ओके, नाउ अगर नेक्स्ट हम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनका पीएफ एक्चुअल सैलरी पे मतलब डिडक्ट करना चाहती है या फिर सेलिंग अमाउंट जो 15,000 है उसके ऊपर डिडक्ट कराना चाहती है। ओके, सेकंड चीज़ इसमें ये होता है कि पीएफ हम जब भी, जैसे हम सैलरी बनाते हैं या फिर सैलरी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है और मुझे उसके मैनेजर ने मतलब जिसको एम्प्लॉय को मैंने सिलेक्ट किया है उसी एम्प्लॉय के अगर कंपनी की तरफ से जो सैलरी का रेंज था वो 15,000, तो जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो गया उसका 15,000 है, उसका मुझे सैलरी स्ट्रक्चर बनाना है। तो उस केस में मैं एम्प्लॉय का जो पीएफ या एम्प्लॉयर का पीएफ वो कैसे कैलकुलेट करूँगी, उसमें ग्रॉस माइनस जो भी उसकी ग्रॉस सैलरी आएगी उसमें से हमें माइनस HRA करना है, और जो माइनस HRA करेंगे जो भी उसका मतलब ग्रॉस माइनस HRA जो भी आंसर आएगा हमारा उसका 12% हम सैलरी एम्प्लॉय का डिडक्ट करेंगे। ओके, तो दैट इज़ द कैलकुलेशन फॉर पीएफ। और अभी इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी सेकंड चीज़ ये होती है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक्चुअल सैलरी 15,000 है तो मेरा पीएफ कैसे कैलकुलेट होगा 12%, जिसमें से अकाउंट नंबर 1 में 8 जैसे मैंने बताया कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है एम्प्लॉयर में 12% माइनस 8.33% देन कम्स टू 3.67। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। ओके, एग्जाम्पल सेट कर दिया है, या फिर आप खुद भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी थी 19,840, या फिर मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लिया। तो उसमें से मैंने अगर जो 12% निकाला वो 12% क्या आया 2381, ठीक है। फिर माइनस
फिर मैंने उसका जो परसेंटेज निकाला 19,840 का, वो 8.33%। ओके, तो उसका है 1250। तो इसको मैं जब मैं एम्प्लॉयर का पीएफ निकालूंगी उसमें क्या करूँगी, मैं जो 2381, ओके, 12% माइनस 8.33, तो 3.67 मुझे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो कि पीएफ का है 3.67 वो आ जाता है। ठीक है। हाँ, जब भी मैंने बताया कि एम्प्लॉय की सैलरी एक्चुअल होती है तो उसमें क्या होता है, अकाउंट नंबर 1 एंड 2 हमेशा एक्चुअल पे ही काउंट होते हैं। मतलब अकाउंट नंबर 1 जो होता है 3.67% पीएफ का, वो एक्चुअल सैलरी पे कैलकुलेट होगा। अकाउंट नंबर 2 जो कि पीएफ एडमिन चार्जेस होता है 0.5%, वो भी एक्चुअल सैलरी पे होगा। अकाउंट नंबर 10 जो कि पेंशन फंड होता है 8.33%, जो कि मैंने सेलिंग अमाउंट बताई, वो हमेशा 15,000 पे कैलकुलेट होगा, चाहे किसी भी एम्प्लॉय की एक्चुअल सैलरी 25,000 हो या 90,000 हो। ओके, तो उसमें 8.33 कैलकुलेट होगा। देन अकाउंट नंबर 21 ईडीएलआई फंड, हम ये ईडीएलआई फंड जो होता है 0.5%, वो भी सेलिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन और पीएफ एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि इंटरनेशनल वर्कर मीन्स इंडियन हु गोज आउटसाइड इन फॉरेन कंट्रीज और प्रोजेक्ट वर्क। ओके, कैटेगरी 2 और फॉरेनर हु आर एम्प्लॉयड इन इंडिया। तो इस केस में क्या होता है, टू अवॉइड फॉर डबल डिडक्शन इन केस ऑफ एम्प्लॉय एंड डबल पेमेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉयर, एसएसए हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट वर्क पे जा रहा है तो उस कंट्री का, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम ऑफ कंट्रीज, तो उस कंट्री और इंडिया के बीच एसएसए मतलब सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन होना चाहिए। अब तक कि ये जो सोशल अग्रीमेंट जो है, सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट, ये 18 कंट्रीज़ में इंडिया के बीच साइन हुआ है। ओके, सो और इसमें क्या होता है, ईपीएफ एंड ईपीएस, जो कि ईपीएफ का अकाउंट नंबर 1 है और ईपीएस का अकाउंट नंबर 10 एंड पीएफ एडमिन चार्जेस, ये हमेशा एक्चुअल सैलरी पे ही काउंट होते हैं। सिर्फ अकाउंट नंबर 21 जो कि ईडीएलआई फंड अकाउंट है और उसका सेलिंग लिमिट है 15,000, वो हमेशा 15,000 पे काउंट होगा 0.5%। ओके, नेक्स्ट इज, मैंने एक एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट एनी एग्जाम्पल यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, सो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते। हाँ, और जैसे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है और 2040 के मतलब 2040 के बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, मतलब फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो फिर उसका पेंशन डिडक्ट नहीं होगा। उसके सारे के सारे जो 8.33% या 3.67 हमने जो भी बाइफिकेशन किया था, वो सारे का सारा 12% उसका पीएफ अकाउंट में ही जाएगा। ओके, सो एंड सेकेंड चीज़ ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया न्यू एंट्रेंट है, ओके, या 2014 के बाद ज्वाइन किया है, तो उसका ईपीएस जो है वो नील हो जाएगा। ये कब से मतलब एप्लीकेबल हुआ है, 1 सितंबर 2014। ओके, तो इसका आई डोंट वांट टू गिव एनी एग्जांपल बिकॉज ये तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, ओके, और चालान जो है हमें, ओके, चालान हमेशा मतलब एक पीएफ चालान बनता है एवरी मंथ इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें वो जो है पीएफ चालान वो हमेशा एवरी मंथ के 15th उसका चालान अमाउंट डेट होता है, फिर बिफोर 15 को हमें सबमिट करना होता है। बिफोर 15 या 15 तक हमें वो चालान अमाउंट सबमिट करना होता है। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि पेंशन जो होता है वो जिसका सेलिंग लिमिट है 15,000 और 8.33% अकाउंट नंबर 10, तो ये कैसे मिलता है एम्प्लॉय को, जैसे ये 10 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए एम्प्लॉय की, या फिर एट द एज ऑफ 58 ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बट इसमें क्या है, अगर एम्प्लॉय चाहे
तो अगर 10 ईयर्स के बाद अगर सर्विस की है ओके और वो अपना पेंशन निकालना चाहिए तो वो मतलब विड्रॉ करना चाहिए तो विड्रॉ कर सकता है। बट उसमें क्या है ना कि परसेंटेज कम हो जाता है उसका जो अमाउंट, जैसे 50 एट द एज ऑफ 58 अगर उसको 5000 पेंशन मिलेगा फॉर एग्जांपल, तो जब वो उसके जो सर्विस मतलब जैसे उन्होंने काम किया है तो वो काम करके अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं और फिर वो पेंशन निकालता है तो फिर उसका परसेंटेज कम हो के आता है, जैसे उसको 2000 या 3000 ऐसे ही अमाउंट मिलती है। ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल ए कंपनी में आपने 3 साल काम किया है, बी कंपनी में आपने 7 साल काम किया है, तो इफ़ फंड इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम ए कंपनी टू बी कंपनी थ्रू ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र के लिए अगर हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 13 होते हैं एंड सर्विस पीरियड विल बी ऑल्सो कैरी फॉरवर्डेड, हैंस टोटल पीरियड ऑफ सर्विस शुड बी 10 ईयर्स। ओके, इसमें पेंशन का क्या फॉर्मूला होता है? पेंशन जब अगर इनकेस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसमें क्या है कि स्पाउस होगी तो उसको रीमैरिज तक उसको पेंशन मिलेगा, और पेंशन की अगर उसको मतलब 3 चिल्ड्रेन है तो पेंशन ही हमेशा अप टू 2 चिल्ड्रेन ही मिलता है, मतलब 2 बच्चों को ही उसको पेंशन मिलेगा, जिसमें एट द एज ऑफ 25 तक उनको पेंशन मिलेगा। ओके, और फिजिकली डिसेबल्ड है तो टिल द डेथ उनको नॉमिनी को पेंशन मिलेगा। ईडीएलआई जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ईडीएलआई इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय वाइल इन सर्विस। ओके, अगर वो जॉब कर रहा है और उसमें उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर उसको ईडीएलआई अमाउंट मिलेगा, और ईडीएलआई का जो कैलकुलेशन ईडीएलआई का जो अकाउंट है 21 है एंड इसका जो कंट्रीब्यूशन है सेलिंग अमाउंट 15,000 पे 0.5% है। ईडीएलआई का फॉर्मूला क्या है? ईडीएलआई इक्वल्स टू 30 टाइम्स ऑफ सैलरी प्लस 50% ऑफ पीएफ अकोमुलेटेड फॉर द लास्ट 12 मंथ एंड मैक्सिमम इज 1,50,000। ओके, मैक्सिमम मिनिमम ईडीएलआई अमाउंट मैंने कितना बताया था आपको? 2,50,000 and maximum amount is 6 lakh। okay, so this is all about it कि हमने आज पीएफ डिस्कस किया। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या और आपको पीएफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप आपके कमेंट्स लिख सकते हो। देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।